दोस्तों आज का हमारा विषय है तत्सम और तद्भव। ये वो टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो तत्सम तद्भव क्या होता है, कैसे इन शब्दों की हम पहचान कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तत्सम तद्भव को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदी भाषा जो आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, किताबों में बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो तत्सम तद्भव पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप अगर इसे देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसे समझना। तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की यात्रा। हिंदी भाषा जो है वो अस्तित्व में जो आई वो किस प्रकार से आई है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले जो भाषा थी आज से लगभग 3500 साल पहले कौन सी भाषा हमारे देश में थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो थी वो 1500 ईसा पूर्वी से और 500 ईसा पूर्वी तक रही। कहने का तात्पर्य है कि 1000 साल तक, 1000 वर्ष तक संस्कृत का बोलबाला रहा, संस्कृत लोकप्रिय रही। संस्कृत भी दो प्रकार की थी। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो है जिसके अंदर वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। वैदिक संस्कृत थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा थी, अर्थात थोड़ी सी मुश्किल भाषा थी बोलने में। ये जो पाठक वर्ग था, पढ़े लिखे लोग थे, पंडित वर्ग था, उनके लिए तो ये आसान थी, लेकिन जो सामान्य लोग थे उसके लिए ये काफ़ी क्लिष्ट भाषा थी। तो फिर हुआ क्या, धीरे धीरे ये भाषा थोड़ी सी इसमें सरलता आती गई। तो वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत बन गई। लौकिक मतलब लोगों की संस्कृत, लौकिक संस्कृत लोगों की संस्कृत बन गई। अब जो आम लोग थे, आम जनता जो थी, उनके हिसाब से थोड़ा सा वैदिक संस्कृत मॉडिफाई हो गई। तो ये पूरा कब तक रहा? 1000 साल तक इसका वर्चस्व रहा। इसके बाद लौकिक संस्कृत भी थोड़ी सी मुश्किल लगने लगी लोगों को। उसके बाद कौन सी भाषा अस्तित्व में आई? उसके बाद आई पाली भाषा। ये 500 ईसा पूर्वी से और 1 ईसा पूर्वी तक, यानी कि 500 वर्ष तक इसका लोकप्रियता रही। पाली भाषा यानी और भी सरल भाषा हो गई। पाली भाषा वही है जिसके अंदर बौद्ध साहित्य की रचना हुई। जो बौद्ध धर्म था ना, तो उसके साथ ही अस्तित्व में आई। और जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक, आपने सुना होगा नाम, वो पाली भाषा में ही लिखा है। इसके बाद भाषा का फिर रूप परिवर्तन हुआ, 500 साल तक ये चली। उसके बाद फिर 500 साल बाद ये फिर परिवर्तित हो गई और अब ये प्राकृत भाषा बन गई, यानी कि इसमें जैन साहित्य, जो जैन भाषा है, जो जैन धर्म संप्रदाय है, उसकी भाषा रही है, जैन संप्रदाय की। इसके बाद थोड़ा सा फिर एक बार रूप परिवर्तित हुआ, अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश मतलब, भ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट, यानी कि बिगड़ना, रूप खराब हो जाना। और भी खराब हो गई भाषा। खराब मतलब आसान हो गई लोगों के लिए, क्योंकि लोग पढ़े लिखे वर्ग तो इतना था नहीं उस समय। तो लोग जो आपस में जो बातें करते थे, उन शब्दों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और फिर वही जो है जनभाषा बन गई। तो उसको अपभ्रंश कहा गया है। ये भी 500 साल तक रही। अपभ्रंश को इन्होंने दो भागों में बांटा, अपभ्रंश और एक 700 से लेकर और 1000 ईस्वी तक ये अवहट्ट इन्होंने उसको कहा है। यानी कि अपभ्रंश आप मान सकते हो 500 साल तक अपभ्रंश भाषा का ही लोकप्रियता रही। तो इतना लंबा सफर करने के बाद तब जा कर के हिंदी जो आज आप देखते हो, वो हिंदी का रूप स्टार्ट हुआ। वैसे हिंदी तो नहीं थी जैसी आज आप देख रहे हो, लेकिन हिंदी की जो शुरुआत है वो 1000 ईस्वी से ही प्रारंभ मानी जाती है। फिर हिंदी के भी काल विभाजन हुआ। सबसे पहले आदिकाल, हिंदी का आदिकाल आया। उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल, और उसके बाद अब आधुनिक काल जो अभी चल रहा है। तो ये था हिंदी की यात्रा कि हिंदी कहाँ से निकल कर आई। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा है। तो आप सभी लोग ये जान गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तत्सम और तद्भव। देखो, तत्सम और तद्भव जो शब्द है उसके लिए मैंने आपको ये पूरी पूरी पृष्ठभूमि समझाई। इसलिए समझाइए कि आप एक बात याद रखना, तत्सम हो या तद्भव हो, कोई भी शब्द हो, उन दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध संस्कृत भाषा से है। किससे संबंध है? संस्कृत। तत्सम और तद्भव का संबंध संस्कृत भाषा से है। अब कैसा संबंध है ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपने हिंदी की किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी पढ़ते आए हैं अभी तक।
तो आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा के जैसे संस्कृत भाषा में थे, जू के तू वैसे के वैसे ही वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग में आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए लिया है, जैसे अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, पक्षी, ग्रह, पंक्ति, मक्षिका, तो इन शब्दों को हम आज भी प्रयोग करते हैं। मंडूक, सूर्य, ये शब्द आज भी हिंदी में सूर्य प्रयोग किया जाता है। सूर्यास्त हो गया है, हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये सूर्य जो शब्द है, ये शब्द किसका है? ये हिंदी से कहाँ है? संस्कृत से आया है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है सूर्य। ठीक है, तो ये शब्द हो गए हमारे तत्सम। तत्सम मतलब जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा से लंबी यात्रा करते हुए, संस्कृत भाषा से एक लंबी यात्रा तय करते हुए, बिल्कुल वैसे के वैसे ही बिना रूप परिवर्तन किए हुए हिंदी में आ गए हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं तद्भव। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अब उस संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे थे जिनको हमने परिवर्तित कर दिया, जिनका हमने रूप थोड़ा बदल दिया। जैसे संस्कृत के अंदर रात्रि जो शब्द था, हमने उसका रात्रि का रात बना दिया अपनी बोलने की सरलता के हिसाब से। क्योंकि भाषा, मैंने आपको बताया था, भाषा सरलता का नियम अपनाती हुई चलती है। भाषा अपने आप को सरल करती हुई चलती है। चांद जो है उसको पहले क्या कहते थे? चंद्रमा। चंद्रमा को हमने चांद कर दिया। गृह का हमने घर कर दिया। सर्प का हमने क्या कर दिया? सांप। तो इनका, इन शब्दों का, जो ये शब्द है, इनका थोड़ा सा रूप हमने परिवर्तित किया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और ये हमारे सामने शब्द बन गए। तो ये जो शब्द अब बने हैं, इन्हीं शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और ये जो शब्द ऊपर है, ये कौन से शब्द हैं? ये हैं तत्सम। ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं और आज भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। अब देख लेते हैं आगे तत्सम तद्भव क्या होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें तत्सम शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। किसी शब्द को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये तत्सम है या तद्भव है। इसके लिए मैं आपको तत्सम शब्दों की पहचान बताऊंगा, आप उसको देख लेना। फिलहाल अभी ये देखते हैं हम तत्सम तद्भव। घृत, संस्कृत के अंदर तत्सम शब्द है घृत, उसको हमने परिवर्तित करके उससे क्या बना दिया? घी। ये तद्भव हो गया। अग्नि का आग हो गया, ओष्ठ का होठ हो गया, या ओष्ठ ओठ हो गया। रात्रि का रात कर दिया, सूर्य का सूरज कर दिया, सप्त का सात हो गया, अक्षी का आंख हो गया, पक्षी का पंछी कर दिया, उष्ट का ऊंट हो गया, मृत्यु मौत, कूप कुआं, स्वर्ण सोना, चंद्र चांद, मयूर मोर, अक्षु आंसू, अंधकार अंधेरा, आश्चर्य अचरज, श्रवण सावन, प्रस्तर पत्थर, शून्य का शून्य हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, ये वाले शब्द जो लिखे हुए हैं, ये सारे कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। ये सारे शब्द हैं तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। और इन्हीं शब्दों का जब मैंने थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया, तो ये क्या बन गए? यही शब्द अब तद्भव शब्द बन गए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तत्सम और तद्भव। तो जो शब्द संस्कृत के हैं, आज भी ऐसे ही हम उनको लिख लेते हैं, ऐसे ही वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं किताबों में, वो तत्सम होते हैं। और उसका थोड़ा सा जो रूप बदल जाता है वो तद्भव कहलाता है। इसमें तद्भव में एक चीज आप ध्यान रखना, ये चंद्र बिंदु जो होता है, ये इस तरह का चंद्र बिंदु, ये सिर्फ और सिर्फ तद्भव में होता है, ये तत्सम में नहीं होता। ये चंद्र बिंदु तत्सम में नहीं होता। संस्कृत शब्द में कोई चंद्र बिंदु नहीं होता, ये सिर्फ तद्भव में होता है। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी मैं तत्सम की पहचान आपको भी बताता हूँ आगे। तत्सम शब्दों को देखकर हम कैसे पहचानें, इसके लिए हमने कुछ पहचान बनाई है, वो देख लेते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्दों की पहचान कैसे करें? देखिए, दोनों का संबंध संस्कृत से है। एक बात ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, तत्सम हो या तद्भव हो, दोनों का संबंध संस्कृत भाषा से है। यानी संस्कृत भाषा के शब्द जो बिल्कुल जस के तस प्रयोग किए जा रहे हैं वो तत्सम, और जो उन शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रयोग कर रहे हैं वो तद्भव शब्द हो जाएगा। हिंदी भाषा के सारे शब्द तद्भव नहीं है, ये मत सोच लेना कि सारे शब्दों का रूप हमने ऐसे ही बिगाड़ के बनाया। सारे शब्द तद्भव नहीं है, लेकिन काफी शब्द तद्भव है। चलिए आइए पहचान देखते हैं तत्सम शब्द की।
तत्सम शब्द पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी है संयुक्ताक्षर देखना। आप अगर किसी शब्द के अंदर आपको संयुक्ताक्षर दिख जाए, संयुक्ताक्षर यानी कि ये संयुक्ताक्षर 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से? क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, जय ज्ञानी और श्रमिक। अगर इन चारों अक्षर में से कोई सा भी अक्षर आपको किसी भी शब्द में दिख जाए तो आंख मीच के 100% लगा देना कि ये क्या है? तत्सम शब्द। आंख मीच के ये सारे शब्द तत्सम है। ये सारे शब्द में त्र त्रिशूल आ गया, इनमें क्षत्रिय आ गया, सारे क्षत्रिय वाले, त्र त्रिशूल आ गया, सारे क्या है? तत्सम है। ज्ञानी आ गया, सारे क्या है? तत्सम है। श्रमिक आ गया, श्रमिक जहां भी दिख जाए, ये चारों आपको संयुक्ताक्षर जहां भी दिख जाए, आंख नीच के लगा देना आप। 100% मेरी गारंटी है वो तत्सम शब्द है, इसमें कोई भी डाउट नहीं करना। आगे चलते हैं। पहचान नंबर 2, ये भी 100% है। देखो, जहां पर जिस शब्द में आपको र ऋषि दिख जाए या ऋषि की मात्रा, ये वाली मात्रा जो शब्द के नीचे मात्रा आती है, ये दिख जाए, या ऋषि दिख जाए, वी ऋषि, ये स्वर है, ये हमारा स्वर है। ठीक है, ये संस्कृत से आया है। तो जहां भी ये दिख जाए वहां पर 100% तत्सम शब्द होगा। देखिए, ऋषि, ऋषभ, ऋचा, ऋण। ठीक है, इस तरह के शब्द। गृह, वृक्ष, नृप, पृथक, मृदा, पृथ्वी, अमृत, भ्रकुटी, कृपालु। तो ये ऋषि की मात्रा या ऋषि ही कहीं पर दिख जाए, ये वाला स्वर, या इसकी मात्रा कहीं दिख जाए, तो वहां भी आपको 100% आपका तत्सम शब्द ही होगा। इसमें भी कोई आपको विचार नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। आगे चलते हैं। पहचान नंबर 3, श षटकोण वाले शब्द। ये भी आप 100% मानिए, जहां भी श षटकोण दिख जाए, या तो वो पूरा षटकोण हो या आधा हो, वो सारे शब्द कौन से होंगे? वो तत्सम शब्द होंगे। जैसे कृषक, षटकोण, श, श, वृषण, वर्षा, कृष्ण। ठीक है, श, ये देखो आदर्श आ गया, विष, मस्तिष्क, भविष्य, मनुष्य, वाष्प, कृष्ण। इन सारे शब्दों के अंदर क्या है? श षटकोण वाला। तो ये क्या है? सारे तत्सम है। और जो भी शब्द में आपको दिख जाए षटकोण आ रहा है, श षटकोण आधा हो या पूरा हो, वो तत्सम ही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ और पदेन की मात्रा। देखो, ये जो होती है दो मात्रा, तो मात्रा दी गई है, ये वाली जो मात्रा है इसको रेफ की मात्रा कहते हैं, और ये वाली जो दोनों मात्राएं हैं इनको हम पदेन की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, ये रेफ की मात्रा और ये पदेन की मात्रा, ये क्या होती है? ये र, जब र जो है वो स्वर रहित हो जाता है, यानी कि र आधा होता है, तो उसको लिखने का कोई जुगाड़ नहीं है, उसके लिए मात्रा बना दी है। ये वैसी मात्राएं नहीं है, स्वर वाली मात्राएं अलग होती हैं, लेकिन हमने लिखने के लिए सुविधा के अनुसार इसको हमने रेफ और पदेन बना दिया। तो जैसे हम देख लेते हैं, ध, ध्रुव, ये रेफ की मात्रा है। शीघ्र, क्रमिक, प्रकाश, प्रेरक, आम्रम, प्रभाव, प्रसाद, चंद्रिका, वक्र, अर्ध। देखिए, मेरी बात ध्यान रखना, जो ये वाली मात्रा है, ये जिस शब्द के ऊपर आएगी ये उस शब्द से पहले इसका उच्चारण होगा, इसका उच्चारण पहले होगा। ठीक है, और इन दोनों मात्राओं का जो उच्चारण है, जिस भी शब्द के ऊपर ये दोनों मात्राएं आएंगी रेफ की, उन इन र का उच्चारण जो है उसमें क्या होगा? बाद में होगा, उस शब्द के उच्चारण के बाद। इसका उच्चारण जो होता है वो आधा होता है, ये आधा रा होता है, और ये जो दोनों है ये पूरा रा होता है, पूरा रा, और ये आधा रा होता है इसका उच्चारण। ये बात भी ध्यान रखना। व्याघ्र, आयुर्वेद, क्रोध, राष्ट्र, पुष्ट्र। तो इस तरह की जो ये मात्राएं रेफ पदेन की होंगी वहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ये 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, रेफ और पदेन वाली मात्रा जो होंगी वो तत्सम शब्द की होंगी। अब जैसे एक शब्द होता है ट्रक, अब आप कहोगे सर ये नहीं, देखो इसके अंदर ये पदेन की मात्रा आ गई, तो क्या ये तत्सम शब्द है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपना भी कॉमन सेंस यूज करना है। ये जो मैंने आपको सब बताए रेफ और पदेन, ये 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये तत्सम शब्द होते हैं। अब ट्रक जो है वो आप खुद ही देख सकते हो, तो ट्रक इंग्लिश का शब्द है। ठीक है,
तो ट्रक इंग्लिश का शब्द है, तो हमने उसके लिए पदेन की मात्रा लगा दी है। जो शब्द आपको बिल्कुल ही देखते ही पता लग रहा है इंग्लिश का है या किसका है, तो वो उसमें तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। फिर आप कहोगे सर आपने बताया था पदेन की मात्रा देखनी है, तो अपना थोड़ा दिमाग भी खोल के रखना है और थोड़ा सा ये ट्रिक्स भी देखनी है, थोड़ी पहचान पे भी नज़र रखनी है, तो आप आसानी से पहचान लोगे यदि ये तत्सम है या तद्गत है। आगे चलते हैं। विसर्ग वाले शब्द, जिस शब्द में विसर्ग आ जाए जहां भी, वो 100%, देखो 100% जो है वो पहले लिख रहा हूँ इसमें, जो 100% वाले हैं उसमें मैं लिख रहा हूँ पहले, वो 100% होंगे। जहाँ पर हलंत दिख जाए वो भी 100%। जहाँ पर ये हलंत दिख जाए आपको, हलंत का मतलब होता है आधा, आधा वर्ण हलंत होता है। जिस भी अक्षर के नीचे हलंत होती है इस तरह की, इसका मतलब होता है ये आधा वर्ण है, इसका उच्चारण आधा होगा, स्वर रहित है। अब ये क्या है? स्वर रहित। इसमें जो अस्वर होता है ये सभी वर्णों में वो नहीं है। तो ये 100% तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है। जगत, वाक, खड़ग, पश्चात, तो इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। विसर्ग वाला 100% तत्सम होगा। नेक्स्ट, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि जब दो व्यंजन लगातार आ जाएं, दो वर्ण लगातार आ जाएं, दो व्यंजन, और दोनों पूरे हों दोनों, पूरे व्यंजन। ठीक है। तो दो वर्ण पूरे आए, जैसे कानन, अध्ययन, मितव्ययी, अव्यय, जननी, उत्खनन, गगन, मनन, प्रत्यय। तो इस तरह के जो शब्द हैं, देखो यहाँ पे दो बार आया, न दो बार आया, य दो बार आया है। तो इस तरह के जो शब्द हैं ज्यादातर वो भी क्या होते हैं? वो भी सब तत्सम ही होते हैं। आगे देखते हैं। देखो कुछ द्वित्व व्यंजन या वर्ण संयोग जो होता है, जो आधा और पूरा वर्ण अलग अलग होते हैं, दो अलग अलग वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बनता है, जैसे आधा द और य को मिलाकर बना द्य। क्या बन गया? द्य बन गया। तो ये क्या होगा? देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और द और धा को हम ऐसे भी लिखते हैं। मैं आपको पहले बताया था, जब भी कोई वर्ण, जब भी कोई व्यंजन नीचे लगेगा तो वो उसका उच्चारण पूरा होगा। यहाँ पर ध का उच्चारण पूरा है और द का उच्चारण आधा है। जो भी वर्ण नीचे लगता है उसका उच्चारण पूरा होता है, और जो भी वर्ण शब्द, जो भी मात्रा शब्द के ऊपर लगती है या जो भी अक्षर शब्द के ऊपर लगेगा उसका उच्चारण आधा होगा। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, विद्यालय संस्कृत का शब्द है। पद्य, गद्य, यद्यपि, विद्युत, ये शब्द सारे कौन से हैं? ये सारे तत्सम हैं। इसी प्रकार द और ध वाले, पद्धति, तद्धित, उद्धार, उद्धरण, ये सारे क्या हैं? द ध वाले भी तत्सम है। तो एक पहचान हो गई द या द ध वाले शब्द। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के हमने बहुत सारे बनाए हैं। जैसे अगर आधा ख और य, आधा ख और य आ जाए तो वो भी 90% कौन से होंगे? तत्सम होंगे। जैसे समाख्या, ख्याति, मुख्य, विख्यात, संख्या। ख और य आ गए। न और य आ जाए, जैसे न्याय, कन्या, विन्यास। न और य आ जाए, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इस तरह के ज़्यादातर जो, ये 100% नहीं है, लेकिन ये 99% आपका रूल काम करेगा इसमें। ठीक है। श और या, श्याम, दृश्य, वैश्य, कश्यप। क और त, आधा क और त, पंक्ति, शक्ति, भक्ति, विभक्त, रक्त, युक्त, मुक्त। जो जहां भी क और त आ जाए तो वहां पर 90% चांस है कि वो तत्सम शब्द होगा। आगे चलते हैं। जहां पर आधा त व, ब ध, ज व, द व, इस तरह के शब्द आ जाएं, तो इस तरह के अक्षर आ जाएं, संयुक्त अक्षर किसी शब्द में, तो वो क्या होगा? वो होगा तत्सम। जैसे तप्रभुत्व, बहुत्व, जड़त्व, महत्व, त्वरण। ठीक है। द्व, 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 ज्व, ज्व, ज्व। तो इस तरह के जो शब्द होंगे जहाँ पर ये संयुक्त अक्षर आ जाएंगे अलग अलग, वहां पर क्या होगा? देखो संयुक्त अक्षर के बहुत सारे जो पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर संयुक्त अक्षर जो इसमें होंगे वो तत्सम ही होंगे। ब ध, उपलब्ध, स्तब्ध। ठीक है। तो इस तरह की जितने भी शब्द होंगे वो तत्सम ही होंगे 90%। नेक्स्ट देखते हैं। एक पहचान और बनाई है मैंने आपके लिए, श, च,
और आधा स और थ वाले, जैसे पश्चिम, पाश्चात्य, पश्च, तो श च जहाँ पर आ जाए वहां पर भी 99% चांस है कि ये तत्सम ही होगा। ठीक है, आधा स और थ जहाँ पर आ जाए यहाँ भी आपका 99% चांस है कि ये तत्सम शब्द होगा, संस्कृत का शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं प त, च छ त स, ये भी क्या है आपके, ये भी संयुक्त अक्षर है इस तरह के। सप्त, लुप्त, तृप्त, गुप्त, सुप्त, स्वच्छ, कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, कच्छप का कछुआ बन गया तो ये तत्सम का क्या बन गया, तद्भव बन गया। ठीक है, सप्त का क्या बन गया, सात हो गया, सप्त को हमने सात कर दिया। तो काफी सारे जो शब्द हैं उनको हमने क्या बना दिया, ये उच्छ्वास, च छ आ गया इसमें। देखो श्वास होता है, श्वास का हमने क्या कर दिया, सांस कर दिया, तो ये तत्सम है, और इसका सांस हमने बना दिया तो ये क्या बन गया, तद्भव। ठीक है, अब तत्सम शब्द और तद्भव तो खुद ही कैसे हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ये खुद भी कैसे हैं, ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, तत्सम हैं। ये दोनों कैसे हैं तत्सम, देखो यहाँ पर ये हलंत आ गया ना, हलंत, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी, जहां पर भी हलंत आ जाए वो कौन सा होगा, तद्भव, तो सॉरी तत्सम होगा। तो तत्सम शब्द अपने आप में ही तत्सम है, और तद्भव शब्द भी अपने आप में तत्सम है, दोनों ही तत्सम है। वत्स, विभत्स, देखो तो सो आ गया, उत्सव, महोत्सव, भर्त्सना। ठीक है, ये एक पहचान है, आप देख लीजिए। स के ऊपर जब अंक की बिंदी आ जाए, अगर कहीं पर स के ऊपर अंक की बिंदी आ जाए तो वो जो शब्द होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका तत्सम शब्द होगा। जैसे संकल्प, संसार, विसंगति, संदर्भ, वसंत, संस्कृत, संचय, संभव, संयोग, संचित, संगम, संताप, संक्षेप। तो ये सा पर अगर अंक की बिंदी कहीं आ जाए तो वहां पर भी ज्यादातर चांस क्या है, ये तत्सम शब्द के ही चांस है, ये पहचान है। तो आप ये मोटी मोटी जो मैंने पहचान बता रहा हूँ बस इन्हीं को आपको दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी है, आप मेरी वीडियो देख लेंगे ये तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब आप तत्सम तद्भव में आसानी से पहचान कर लेंगे। जहां पर ये आधा अंग, ञ और ण, ये क्या है, अंग, ञ और ण, ये तीनों नासिक्य वर्ण है, ये तीनों क्या है, नासिक्य वर्ण है ये तीनों। और जहां भी जिस शब्द में ये आ जाए तो वहां भी चांस है कि ये 99% चांस है कि ये क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे वांग्मय, वांग्मय कहते हैं साहित्य को, लिटरेचर को, ये भी तत्सम शब्द है। दिंगनाग, संकलन, गंगा, अंक, देखो अंक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गंगा को हम ऐसे गंगा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक नियम होता है, जो बिंदी लगती है ना, ये बिंदी, ये जो बिंदी लगती है इसका लगाने का एक नियम होता है। ठीक है और ये बिंदी हटाने के बाद हम कौन सा नासिक्य वर्ण लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि नासिक्य ध्वनि के बाद जो वर्ण आया है वो कौन से वर्ग का है। जैसे नासिक्य ध्वनि ये अंग है, इसके बाद क आया यहाँ पर, जो क जो है वो क वर्ग का है, और क वर्ग की नासिक्य ध्वनि क्या है, क वर्ग का नासिक्य वर्ण क्या है, अंग, तो इसलिए इसके पहले ये वाला अंग आया है। ठीक है, इसी तरीके से ये आता है, देखो संचय, अब ये वाला क्या है, च आया है, ये च वर्ग का हो गया, च वर्ग की नासिक्य ध्वनि क्या होती है, च वर्ग का नासिक्य वर्ण होता है अंग, ये वाला ञ, ञ होता है। ठीक है, तो ये ञ है, इसको लगाएंगे फिर, च से पहले अंक की बिंदी आएगी, या फिर अंक की बिंदी अगर नहीं लिखी तो फिर ये वाला नासिक्य व्यंजन आएगा। तो जहां भी ये नासिक्य व्यंजन आपको दिख जाए तो वहां पर भी आंख नीच करके क्या करना है, आंख नीच के तत्सम लगा देना है। पंच, किंचित, गुंजन, शुंडा, गुण, प्रचंड, देखो अणा आ गया यहाँ पर, ये जो अणा है ये। अब देखो इसके बाद अणा के बाद देखो आपको ट वर्ग का ही व्यंजन दिखाई देगा, यहाँ पे डा है। ठीक है, इस तरह ये रहा, डा है। तो जो ये तीनों व्यंजन जहां भी दिखाई दें आपको, और ये ज्यादातर कैसे होंगे, ये आधे होंगे, ज्यादातर ये आधे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ज्यादातर कैसे लिखे मिलेंगे, आधे मिलेंगे आपको, स्वर रहित होंगे ये होंगे आपके स्वर रहित। तो जहां भी ये दिख जाए वहां पर भी आपको आंख नीचे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, सीधा तत्सम लगाना है। चलिए ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो।
तो इसके बाद हम आपके लिए पढ़ाएंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। तत्सम शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा देशज विदेशज शब्दों को भी थोड़ा सा मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा, और शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।